दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम एमा नाम की एक रेडियो जॉकी को देखते हैं जो अपने शो पर लड़कियों को कैसे लड़कों से अपनी पिंकी पिटवानी चाहिए उस पर ज्ञान देती रहती है। वह बताती है कि आजकल के लड़के बहुत फास्ट हो चुके हैं। वो लड़कियों को डेट पर ले जाते हैं, फिर उनकी पिंकी बजाते हैं और अगले दिन उन्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की के पीछे चले जाते हैं। इसलिए लड़कियों को अपना लाइफ पार्टनर चुनने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद भी आ जाए तो तुम्हें ये चेक करना चाहिए कि क्या वो जिम्मेदार है, क्या वो अच्छा पैसा कमाता है और सबसे जरूरी क्या उसका सामान बड़ा है, क्योंकि छोटे सामान वाला आदमी हमेशा धोखेबाज निकलता है। वहीं उसकी ये बकबक सोफिया नाम की एक लड़की भी सुन रही थी जिसकी एक हफ्ते बाद इस पैट्रिक नाम के फायर फाइटर से शादी होने वाली थी। लेकिन एमा की बातें सुन सुनकर सोफिया के मन में डाउट आने लगता है क्योंकि पैट्रिक उससे प्यार तो करता था लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं बचपना भी था और वो चीजों को कभी भी सीरियस नहीं लेता था। इसीलिए सोफिया सीधा एमा को कॉल करती है और उसे कहती है कि मेरी एक हफ्ते बाद मेरे बॉयफ्रेंड से शादी होने वाली है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो एक जिम्मेदार आदमी है क्योंकि वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ ही घूमता फिरता रहता है। जो सुनकर एमा कहती है कि तुम्हें ऐसे आदमी से बिल्कुल भी शादी नहीं करनी चाहिए जिसके लिए तुमसे ज्यादा जरूरी उसके दोस्त हों, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और किसी अमीर और जिम्मेदार आदमी को पटाओ। जो सुनकर सोफिया को भी लगता है कि वो पैट्रिक से ज्यादा बेहतर आदमी डिजर्व करती है। उधर एमा का ये शो पैट्रिक भी सुन रहा था और सोफिया की आवाज सुनते ही वो समझ जाता है कि उसकी गीण लगने वाली है और होता भी कुछ ऐसा ही है। अगले दिन से सोफिया उससे मिलना और उसका फोन उठाना भी बंद कर देती है। फिर एक दिन जब पैट्रिक काम पर जा रहा था तभी उसे रास्ते में सोफिया दिखाई देती है। वह उसे आवाज लगाता है लेकिन सोफिया उसे इग्नोर कर देती है, जो देखकर पैट्रिक का दिमाग घूम जाता है और वह सोफिया के पास आकर कहता है कि तुम ये क्यों कर रही हो, हम दोनों साथ में इतना खुश थे और अगले हफ्ते हमारी शादी भी होने वाली थी, फिर अचानक तुम्हें ये क्या हो गया। सोफिया कहती है कि मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जो बात सुनकर पैट्रिक का तो दिल ही टूट जाता है और वह अपने मन में उस रेडियो जॉकी एमा को गंदी गंदी गालियां बकने लगता है कि इस भीसड़ी वाली की वजह से मेरी शादी टूट गई। फिर वह अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है जो एक ऐसी जगह पर था जहां पर अपने इंडियन कम्युनिटी के बहुत सारे लोग रहते थे। उसके अपार्टमेंट के नीचे वाले फ्लोर पर समोसा कैफे चलाने वाली एक इंडियन फैमिली रहती थी जो पैट्रिक को भी अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। तभी पैट्रिक की उतरी हुई शक्ल देखकर बबलू बरमूडा कहता है कि भाई सारी लड़कियां एक जैसी ही होती हैं, तू चिंता मत कर, अपने कमरे में जा और हाथ गाड़ी चलाकर सो जा। लेकिन पैट्रिक अपने कमरे में जाने की बजाय बबलू बरमूडा के बेटे अजय आंडल से मिलने चला जाता है जो कि कंप्यूटर हैकिंग में एक्सपर्ट था। पैट्रिक उसे एमा के बारे में बताता है जिसकी वजह से सोफिया उसे छोड़कर चली गई। जो सुनकर अजय आंडल कहता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम उस एमा को ऐसे कैसे छोड़ सकते हो, तुम्हें तो उसे घोड़ी बना लेना चाहिए और अगर तुम चाहो तो मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जो कहकर वो उसे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता है जिसमें खबर थी कि एक हफ्ते बाद एमा की शादी शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन धूमकेतु से हो रही है। अजय आंडल कहता है कि मैंने एमा के बर्थ सर्टिफिकेट की सारी डिटेल सरकारी वेबसाइट से चुरा ली है और साथ ही मैंने मैरिज रजिस्ट्रार की वेबसाइट को भी हैक कर लिया है। अगर तुम हाँ करो तो मैं एना की शादी तुमसे करा दूंगा, जिसके बाद तुम उससे अपना बदला ले सकते हो। जो सुनकर पैट्रिक उसे तुरंत हाँ बोल देता है और कहता है कि इस गींडमरी को सबक सिखाना जरूरी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो पता नहीं ये कितनों का घर बर्बाद कर देगी। फिर कुछ दिनों बाद जब एमा अपने बॉयफ्रेंड धूमकेतु के साथ मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस जाती है तभी उसे पता चलता है कि उसकी शादी तो पहले ही हो चुकी है। जो सुनकर एमा और धूमकेतु दोनों की फटकार हाथ में आ जाती है। धूमकेतु कहता है कि साली तूने किसी और से शादी कर ली। एमा कहती है कि नहीं मेरी जान, ये किसी और एमा की बात कर रहा होगा। रजिस्ट्रार कहता है कि एमा लॉन्ग लास्टिक तुम ही हो ना? वो कहती है कि हाँ मैं ही हूँ। रजिस्ट्रार कहता है कि तुम्हारी शादी पिछले हफ्ते ही पैट्रिक नाम के एक आदमी से हुई है। एमा कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मंगेतर तो ये धूमकेतु है, शायद आपके सिस्टम में कुछ खराबी हो गई है। रजिस्ट्रार कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये गलती से हुआ है तो तुम इन फॉर्म को भरकर जमा करा दो, लेकिन इसमें तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे हस्बैंड पैट्रिक के भी साइन होने चाहिए। अब ये सब देखकर धूमकेतु गुस्से में बाहर आता है और एमा को गालियां बकने लगता है। कहता है कि अगर एक हफ्ते में तुमने सब कुछ ठीक नहीं किया तो मैं ये शादी तोड़ दूंगा। जो सुनकर उस गोल्ड डिगर की फट जाती है और वह कहती है कि मेरी जान तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, तुम बस हमारी शादी की शॉपिंग पर ध्यान दो। जिसके बाद वो उन सभी फॉर्म्स को लेकर पैट्रिक को ढूंढने निकल जाती है। वो सबसे पहले उसके घर पर जाती है लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। तभी एक बूढ़ी आंटी उसे बताती है कि पैट्रिक
पास वाले पब में दारू पीने गया है। जिसके बाद एमा उसे ढूंढते ढूंढते उस पब में पहुंच जाती है जहां पर पैट्रिक अपने दोस्तों के साथ स्नूकर खेल रहा था। लेकिन एमा को वहां देखते ही वह घबरा जाता है और उससे छुपने लगता है। पर जैसे ही वो एमा को अपने दोस्त से बात करते हुए देखता है तो वह तुरंत बाहर आ जाता है और कहता है कि मैं पैट्रिक हूँ और ये मेरा दोस्त है बिरजू। तभी एमा उसे बताने लगती है कि गलती से हम दोनों की शादी हो गई है। लेकिन पैट्रिक बार बार उसकी बात बदल देता है। वो कभी उसे स्नूकर खेलने के लिए कहता है तो कभी उसे दारू पिलाने लगता है, जिस सबसे एमा परेशान हो जाती है और कहती है कि भीसड़ी के मेरी बात तो सुन। इस पर पैट्रिक कहता है कि सिर्फ 2 पैक पीते ही तुम्हें इतनी ज्यादा चढ़ गई। एमा कहती है कि मुझे नहीं चढ़ती, मेरे बाप ने मुझे एक ऐसी ट्रिक सिखाई है जिससे मैं कितनी भी दारू पी लूं मुझे नहीं चढ़ेगी। लेकिन तभी दूसरा पैक पीते ही एमा भंड हो जाती है और वहाँ मौजूद सभी लोगों को गालियां बकने लगती है। कहती है कि किसी चूतिए की गलती की वजह से हम दोनों की शादी हो गई है और अगर मैंने 1 हफ्ते में सब कुछ ठीक नहीं किया तो धूमकेतु मुझे छोड़कर चला जाएगा। तुम्हें पता भी है उसके पास कितना पैसा है, उसके बिना मैं अपनी ऐशो आराम वाली जिंदगी कैसे जीऊंगी। इसी बीच उसका पैर फिसलता है और उसका सर जाकर टेबल से टकरा जाता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और वह बेहोश हो जाती है। आगे पैट्रिक उसे अपने कंधे पर लादकर अपने घर लेकर आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है। इसी बीच धूमकेतु एमा को बार बार फोन कर रहा था, लेकिन पैट्रिक उसका फोन साइलेंट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। फिर अगली सुबह जब एमा की नींद खुलती है तो वह खुद को बिना कपड़ों के देखकर घबरा जाती है। वो जल्दी से अपने कपड़े पहनती है और वहाँ से जाने लगती है। जिस बीच उसे दरवाजे पर एक नोट चिपका हुआ दिखता है जिस पर पैट्रिक ने लिखा था कि कल रात के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत मजा आया। जो पढ़ते ही एमा की फटकर 464 हो जाती है। उसे लग रहा था कि पैट्रिक ने कल रात को नशे की हालत में उसकी पिंकी मार ली। वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस पहुँचती है जहाँ पर उसकी सेक्रेटरी बताती है कि धूमकेतु के सुबह से 100 कॉल्स आ चुके हैं। आप दोनों को आज आपकी शादी के केक की टेस्टिंग के लिए जाना था। लेकिन जैसे ही एमा धूमकेतु को फोन करती है वह उस पर भड़क जाता है और उसे गंदी गंदी गालियां बकने लगता है। कहता है कि भीसड़ी की तू पूरी रात कहां पर अपनी मरवा रही थी, मैंने तुझे कितने फोन किए लेकिन तूने मेरा एक भी कॉल नहीं उठाया। एमा कहती है कि सॉरी जाने मन, मैं कल रात अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी जहाँ पर थोड़ी ज्यादा दारू हो गई। वैसे तुम केक टेस्टिंग के लिए आ रहे हो ना, क्योंकि अगर आज की अपॉइंटमेंट मिस हो गई तो 1 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलेगी। इसी बीच उसे पैट्रिक का भी फोन आ जाता है जो उसे बताता है कि मैंने वो सभी पेपर्स पर साइन कर दिए हैं। तभी धूमकेतु उसे कहता है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ, इसीलिए केक टेस्टिंग के लिए तुम अकेली ही चली जाओ। अब एना जैसे ही वहाँ से जाने के लिए अपने ऑफिस से बाहर निकलती है तभी वहाँ पर पैट्रिक आ जाता है और उसे वो पेपर्स देते हुए कहता है कि चलो जल्दी से नोटरी ऑफिस जाकर ये काम खत्म करते हैं। लेकिन एमा कहती है कि पहले मुझे केक टेस्टिंग के लिए जाना है। जो सुनते ही पैट्रिक कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, और जबरदस्ती उसकी कार में घुस जाता है। अब एमा उसे अपने साथ ले जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन पेपर्स का काम खत्म होने तक वही उसका पति था, इसलिए वो उसे लेकर केक टेस्टिंग के लिए पहुंच जाती है, जहां एमा को कई सारे केक चखने के बाद उनमें से कोई एक सेलेक्ट करना था। लेकिन पैट्रिक वहां पर भी उसे शर्मिंदा करने से बाज नहीं आता, क्योंकि जहां बाकी लोग उस केक को थोड़ा थोड़ा खा रहे थे वहीं पैट्रिक एक एक करके सारे केक लपेट लेता है। जिसके बाद वो बेकरी वालों से कहता है कि मुझे इनमें से कोई भी पसंद नहीं आया, थोड़े और लेकर आओ। फिर जब उसका इससे भी मन नहीं भरता तो वह आसपास बैठी बाकी औरतों को भी परेशान करने लगता है। लेकिन उन औरतों में से एक को उसका ये मस्त मौला अंदाज बहुत पसंद आता है। कहती है कि मेरा हस्बैंड भी बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उसके बारे में क्या सोचेगी। वैसे तुम दोनों मिले कहाँ पर थे? पैट्रिक बताता है कि हम एक बार में मिले थे, ये धूमकेतु नाम के एक चूतिए के साथ डेट पर आई थी और मैं किसी और के साथ था, लेकिन मुझे देखते ही इसने अपनी कच्ची गीली कर दी और धूमकेतु को छोड़कर मेरे पास आ गई, जिसके बाद से हम दोनों साथ में हैं। उधर एमा को भी ना चाहते हुए उसकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, पर तभी पैट्रिक एमा को और शर्मिंदा करने के लिए उसके साथ डांस करने लगता है, जो देखकर बाकी की औरतें बहुत खुश होती हैं और वो भी शुरू हो जाती हैं। लेकिन एमा को ये ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो पैट्रिक को लेकर वहाँ से नोटरी ऑफिस आ जाती है, जहाँ काम करने वाला पैट्रिक का ही दोस्त बबलू बरमूडा था। एमा उसे सारे पेपर्स दिखाती है और पूछती है कि इसको ठीक करने में कितना टाइम लग जाएगा। बरमूडा उसे 1-2 मिनट कहने लगता है, लेकिन पीछे से पैट्रिक का इशारा करते ही वह बोल देता है कि मुझे पहले इनको चेक करना होगा, जिसमें कई हफ्ते या महीने भी लग सकते हैं।
जो सुनकर एमा परेशान हो जाती है और इस काम को जल्दी करने के लिए कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद बरमूडा पैट्रिक को समझाता है कि भाई तुझे अब ये सब बंद करना होगा, क्योंकि अगर किसी दूसरे ऑफिसर को इस बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी भी जा सकती है। जो सुनकर पैट्रिक भी उसकी बात मान जाता है और कहता है कि मैं आज ही उसे सारे पेपर साइन करके दे दूंगा। उसी शाम एमा की एक नई बुक लॉन्च होने जा रही थी, जिसके लिए धूमकेतु ने एक शानदार पार्टी रखी थी, क्योंकि उस साले के पास बहुत पैसा जो था। आगे जब एना वॉशरूम में होती है तभी वहाँ पर वही औरत लिंडी आ जाती है, जो आज उनको केक टेस्टिंग के दौरान मिली थी। वो एमा को बताती है कि तुम्हारे मंगेतर की कंपनी में मेरे पति का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है और मैं तुम्हारे पास इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरा पति तुम्हारी कंपनी के सारे शेयर्स बेचने की सोच रहा है। अगर उसने सारे शेयर्स बेच दिए तो तुम्हारे मंगेतर की कंपनी बंद हो जाएगी और वो सड़क पर आ जाएगा। लेकिन मैंने अपने पति को समझाया कि पैट्रिक बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसलिए उसकी कंपनी के शेयर मत बेचो। काल मान तो गया, लेकिन उसकी एक शर्त है, वो आज रात को पैट्रिक के साथ डिनर करना चाहता है। अब ये सुनते ही एमा घबरा जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर पैट्रिक काल से मिलेगा तो उसकी उल जलूल हरकतें देखकर काल वैसे ही उनके सारे शेयर्स बेच देगा, जिससे धूमकेतु की कंपनी बंद हो जाएगी और जिन पैसों पर वो इतनी लग्जरी लाइफ जी रही थी वो भी सब खत्म हो जाएगा। लेकिन किस्मत से पैट्रिक भी उसी वक्त वो सारे पेपर्स लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी एमा उसे देखते ही उसके गले लग जाती है और उसके कान में कहती है कि तुम्हें कुछ देर के लिए मेरे मंगेतर बनने का नाटक करना है। जिसके बाद वो उसे लिंडी और उसके पति काल के पास ले जाती है। काल उससे पूछता है कि तुम इस पार्टी में इतने नॉर्मल कपड़े क्यों पहन कर आए हो। पैट्रिक कहता है कि मैं थोड़ी देर पहले सॉकर खेल रहा था और वैसे भी मैं बाकी अमीर लोगों की जैसी दिखावटी जिंदगी नहीं जीता। जो बातें सुनकर काल भी पैट्रिक से बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और उन दोनों के बीच में दोस्ती होने लगती है। मगर इतने में ही धूमकेतु भी ये सब देख लेता है और जल्दी से वहाँ पर आकर काल को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही एमा कहती है कि ये मेरा भाई है नुन्नू लाल। इसकी नुन्नी बहुत छोटी थी, इसलिए हमने इसका नाम नुन्नू लाल रख दिया, लेकिन मैं इससे बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरा प्यारा सा छोटा भाई है। वहीं धूमकेतु का ये सुनकर दिमाग खराब हो जाता है। वह एमा को साइड में ले जाता है और कहता है कि भिसड़ी की मुझे अपना भाई बना लिया। 2 दिन पहले तक तो तू मेरा हथियार लेकर नाच रही थी। एमा कहती है कि नहीं मेरी जान, तुम गलत समझ रहे हो और उसे सारी बात बता देती है कि ये सब उसकी कंपनी को बचाने के लिए हो रहा है। वो कहती है कि मुझे आज रात आखिरी बार पैट्रिक को मिस्टर काल के साथ डिनर पर ले जाना होगा, जिसके बाद पैट्रिक और मेरे बीच में सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब धूमकेतु भी उसकी बात मान जाता है। जिसके बाद एमा पैट्रिक को डिनर पर ले जाने के लिए जैसे ही बाहर आती है तो वह देखती है कि पैट्रिक वहाँ से जा चुका था। वो उसे फोन भी करती है, लेकिन पैट्रिक उसका फोन नहीं उठाता, इसलिए वह उसे एक वॉइस मैसेज भेजती है जिसमें वह कहती है कि मेरा पूरा करियर और मेरी शादी बस इस डिनर पर टिकी है। अगर तुम नहीं आए तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। आगे डिनर के दौरान जब लिंडी और काल एमा से पैट्रिक के बारे में पूछते हैं तो वह बहाने बनाते हुए कहती है कि पैट्रिक को किसी अर्जेंट मीटिंग के लिए जापान जाना पड़ गया। लेकिन इतनी ही देर में पैट्रिक भी वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर मिस्टर काल कहता है कि कोई आदमी अपनी इतनी सुंदर मंगेतर को कैसे इंतजार करवा सकता है। पैट्रिक कहता है कि मैं जानता हूँ ये डिनर मेरी कंपनी और मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ पर परिवार को सबसे जरूरी माना जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर डिनर के लिए नहीं बल्कि आप सबको अपनी फैमिली फंक्शन में इनवाइट करने आया हूँ। जिस पर मिस्टर काल भी मान जाता है और फिर वो सभी पैट्रिक के साथ उसकी फैमिली फंक्शन के लिए निकल जाते हैं। दरअसल आज उसके इंडियन पड़ोसी बरमूडा के बेटे अजय आंडल की शादी होने वाली थी। उधर इन गोरों ने पहली बार इंडियन शादी देखी थी तो हर तरफ इतनी खुशी और नाच गाने का माहौल देखकर वो सभी बिवली गिंड हो जाते हैं और सभी के साथ नाचने गाने लगते हैं। वहीं डांस करते वक्त एमा पैट्रिक से उसकी मदद करने के लिए और उसे इस शादी में लाने के लिए थैंक यू कहती है। वो बताती है कि मैंने जैसा सोचा था तुम उससे बिल्कुल अलग हो, जिस पर पैट्रिक भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे बारे में पहले कुछ और ही सोचा करता था, लेकिन तुम भी बहुत अच्छी हो। जो कहकर वो जैसे ही उसे चूसने के लिए आगे बढ़ता है तभी एमा पीछे हट जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उस रात एमा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके लिए क्या सही है। वह धूमकेतु से बहुत प्यार करती थी, लेकिन अब उसे पैट्रिक भी पसंद आने लगा था। इसीलिए अगले दिन वो इस बारे में बात करने के लिए अपने बाप के घर चली जाती है। हालांकि उसका ये सौतेला बाप था, लेकिन एमा की माँ के मरने के बाद भी वह उससे बहुत प्यार करता था। एमा उसे बताती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किसको चुनूं, जिस पर उसका बाप कहता है कि तुम्हें हमेशा अपनी दिल की सुननी चाहिए और जो
तुम्हारा दिल कहे तुम्हें वही करना चाहिए। लेकिन इसी दौरान वहाँ पर एक लड़की आती है जो कि उससे भी बहुत छोटी उम्र की थी, जिसे देखकर एमा समझ जाती है कि उसका हरामी बाप इस लड़की को पटाकर बैठा है और हर रोज उसकी पिंकी मारता है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और उसे बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। आगे वह धूमकेतु से मिलती है जो उससे पूछता है कि उन पेपर्स का क्या हुआ। तभी एमा को याद आता है कि वो सारे पेपर्स तो अभी भी पैट्रिक के पास ही हैं। वो धूमकेतु से कहती है कि आज मैं पैट्रिक से मिलकर वो सारे पेपर्स ले लूंगी, जिस पर धूमकेतु कहता है कि नहीं जाने मन, अब तुम्हें इन सब चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम बस हमारी शादी की शॉपिंग पर ध्यान दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। दरअसल धूमकेतु समझ चुका था कि पैट्रिक भी एमा को पसंद करने लगा है और वह उन दोनों की शादी तुड़वाने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए अब वह इस मैटर को अपने हाथ में लेने का फैसला करता है। जिसके बाद वो सीधा पैट्रिक से मिलने जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम पर शक है कि उस मैरिज सर्टिफिकेट में जो भी गड़बड़ी हुई है वो तुमने की है, क्योंकि तुम भी एमा से प्यार करने लगे हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुमने एमा को मुझसे छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा करियर खत्म कर दूंगा। जो सुनकर पैट्रिक की फट जाती है, क्योंकि इतने बड़े आदमी से पंगा लेने की उसकी औकात नहीं थी। ऊपर से उसे ये भी डर था कि अगर धूमकेतु को पता चल गया कि इस काम में अजय आंडल भी शामिल था तो उस बेचारे को जेल भी जाना पड़ सकता था। इसलिए वह घर आकर एमा से जुड़ी हर चीज को उठाकर कूड़े में फेंक देता है। लेकिन वह उसकी किताब नहीं फेंकता, बल्कि वह उसे पढ़ते पढ़ते एमा के सारे पेपर्स लेकर उसके ऑफिस पहुंच जाता है, जहां पर एमा का घर तोड़ने वाला शो चल रहा था। पैट्रिक उसके ऑफिस के बाहर ही खड़े होकर उसके शो वाले नंबर पर कॉल करता है और एमा से कहता है कि तुमने अपनी किताब में बहुत सारी बातें गलत लिखी हैं, तुम्हारे हिसाब से तो कोई भी लड़का किसी लड़की के काबिल ही नहीं है। जो सुनकर एमा चिढ़ जाती है और अपना शो वहीं बंद करके पैट्रिक के पास आकर उससे बहस करने लगती है। कहती है कि सभी लड़के एक जैसे ही होते हैं, पहले लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उन्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं। पैट्रिक कहता है कि जो चीज तुम्हारे साथ हुई है जरूरी नहीं कि वो सभी लड़कियों के साथ हो। अगर लड़की सिर्फ पैसों के लिए प्यार करेगी तो लड़का उसे छोड़कर जाएगा ही। अब धीरे धीरे उनकी ये बहस लड़ाई में बदल जाती है, लेकिन तभी अचानक से पैट्रिक एमा को वहीं पर चूसना शुरू कर देता है, जिस पर एमा भी उसे पागलों की तरह चूसने लगती है। अब दोनों काफी देर तक अपना ये कार्यक्रम जारी रखते हैं और फिर हंसते हुए ऑफिस की छत पर आ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जब पैट्रिक फिर से एमा को चूसने की कोशिश करता है तो एमा पीछे हट जाती है और उदास मन से कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी होने वाली है। जिस पर पैट्रिक कहता है कि मैं तुम्हारी इस बात की रिस्पेक्ट करता हूँ और अब से मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगा, और उसे वो पेपर्स देकर वहाँ से चला जाता है। आगे एमा धूमकेतु से मिलकर उसे वो पेपर्स दिखाती है और कहती है कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर तभी धूमकेतु उसे कहता है लेकिन तुम खुश नहीं लग रही। एमा कहती है कि नहीं यार, मैं बहुत खुश हूँ। तभी धूमकेतु उसे उनकी वेडिंग रिंग्स दिखाता है, जिन्हें देखकर एमा के चेहरे पर उदासी आ जाती है, जैसे कि वो कंफ्यूज हो। वहीं धूमकेतु भी समझ चुका था कि एमा भी शायद पैट्रिक से प्यार करने लगी है। फिर अपने शो के दौरान एमा फिर से लड़कियों को वही ऊट पटांग एडवाइस देने लगती है कि तुम्हें अमीर और जिम्मेदार लड़के पटाने चाहिए और बेरोजगार और गरीबों से दूर रहना चाहिए। लेकिन वो खुद रात रात भर पैट्रिक के ख्यालों में खोई रहती थी। फिर एक दिन जब वह अपने बाप के घर पर आती है तब उसे पता चलता है कि उसके बाप का अफेयर उस छोटी लड़की से नहीं बल्कि उसकी माँ के साथ चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। अब एमा अपनी गलती के लिए अपने बाप से माफी मांगती है और उनसे पूछती है कि मैं क्या करूं, धूमकेतु से शादी करूं या पैट्रिक के लिए घोड़ी बनूं। उसका बाप कहता है कि धूमकेतु के अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जो एक जिम्मेदार पति में होनी चाहिए और एक बाप होने के नाते मैं भी तुम्हारी शादी धूमकेतु से ही करता, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं उसके साथ जिंदगी बिताना आसान हो जाता है। पैसा और पावर तो कुछ ही टाइम तक अच्छा लगता है, पर अगर प्यार ना हो तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। अब उसके बाप की ये बात सुनकर एमा मुस्कुराने लगती है, क्योंकि अब उसकी सारी कंफ्यूजन दूर हो चुकी थी। जिसके बाद वो भागते हुए सीधा पैट्रिक के पास पहुंच जाती है। वहीं उसे देखकर पैट्रिक के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, क्योंकि वह समझ चुका था कि एमा यहाँ पर क्या करने आई है। तभी एमा कहती है कि मैंने अपनी शादी का इरादा बदल दिया है। पैट्रिक कहता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। पर एमा जो पहले ही बहुत गर्म हो चुकी थी, वो बिना एक भी सेकंड गवाए अपने सारे कपड़े उतार देती है और उसके पास आकर उसे चूसने लगती है। वहीं पैट्रिक भी पूरे जोश में आ जाता है और वहीं पर उसके खेत में अपना ट्रैक्टर चलाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन जब एमा पैट्रिक के किचन में नाश्ता तैयार कर रही थी, तभी उसकी नजर डस्टबिन में रखी उसकी एक पेपर कटिंग पर पड़ती है, जिसको देखकर वह समझ जाती है कि पैट्रिक कई दिनों से उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहा था। वो सीधा पैट्रिक के पास जाती है और उसे गालियां बकने लगती है। कहती है कि साले तूने ये सब बस मेरी पिंकी मारने के लिए किया, अब हो गया ना तेरा काम, मैं जा रही हूँ यहाँ से।
पर तभी पैट्रिक भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। एमा उसे कहती है कि भिसड़ी के तूने जानबूझकर मेरी शादी, मेरा करियर सब बर्बाद करने की कोशिश की। मैं तो सबको तुम जैसे आदमी से बचने की एडवाइस देती थी, पर अब देखो मैं खुद इस जाल में फंस गई। तभी पैट्रिक उसे रोककर कहता है कि तुम्हें उस दुकान में वो लड़की दिखाई दे रही है, उससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन तुम्हारी उन सड़ी हुई बातों में आकर उस गींड मरी ने मुझसे शादी तोड़ दी। वो कहता है कि जिस इंसान को तुम जानती भी नहीं हो उसके बारे में तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो गलत है। और मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि जब तुम्हारे साथ ऐसा होगा तब तुम्हें कैसा लगेगा। तभी एमा कहती है कि ठीक है, तुमने अपना बदला ले लिया, तुम जीत गए, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा धूमकेतु के पास जाती है और कहती है कि मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर धूमकेतु खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर ये शादी तोड़ने आई हो। एमा कहती है कि नहीं मेरी जान, मैं सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ, जो कहकर वो उसके गले लग जाती है और उसे चूसने लगती है। आगे वह अपने शो में सभी लड़कियों को यही एडवाइस देती है कि हर लड़की को अपने सपनों के राजकुमार से नहीं बल्कि असली जिंदगी के एक जिम्मेदार आदमी से शादी करनी चाहिए। लेकिन यह सब बताते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जैसे कि वो ये सारी बातें अपने आप को ही समझाने की कोशिश कर रही हो। उधर दूसरी तरफ पैट्रिक भी उदास था। वह एमा को भूलने की बहुत कोशिश करता है लेकिन भुला नहीं पाता। फिर एक दिन वह एमा के शो में कॉल कर देता है और कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है, लेकिन कल उसकी शादी हो रही है। अगर वो लड़की उस आदमी के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ, बस मैं उसे ये बताना चाहता था कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। जो सुनकर एमा उसे कोई जवाब नहीं देती और शो को बीच में ही छोड़कर बाहर निकल जाती है। फिर अगले दिन जब वह शादी के लिए तैयार हो रही थी तभी वहाँ पर उसका बाप आता है। कहता है कि तुम्हारी शादी हो रही है पर तुम खुश क्यों नहीं लग रही, जिस पर एमा उन्हें बता देती है कि मैं पैट्रिक से प्यार करती हूँ। जो सुनकर उसका बाप उसे गले लगा लेता है और कहता है कि तुम अभी भी अपना फैसला बदल सकती हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। इसके बाद जब सभी चर्च में होते हैं तभी वहाँ पर धूमकेतु एमा से मिलने आता है। अब एमा धूमकेतु को सारी सच्चाई बताना चाहती थी लेकिन बता नहीं पाती। उसे डर था कि धूमकेतु ये झटका सह नहीं पाएगा, लेकिन धूमकेतु तो पहले से ही उदास था। वो एक प्लास्टिक बैग में से सारे पेपर्स निकालकर एमा को दिखाता है। एमा पूछती है कि तुमने ये पेपर्स अभी तक जमा क्यों नहीं कराए। धूमकेतु कहता है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा चूतिया भी नहीं हूँ जो ये बात समझ ना पाऊँ कि तुम पैट्रिक से प्यार करती हो, और अगर आज तुमने मुझसे शादी कर भी ली तो तुम मेरे साथ खुश नहीं रह पाओगी। जो कहकर वो उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। वहीं एमा भी रोने लगती है और उसे समझने के लिए उसे थैंक यू कहती है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि जो मेहमान चर्च में बैठे हैं उन्हें कैसे भगाया जाए। तभी एमा कुछ सोचकर फायर अलार्म चालू कर देती है, जिससे चर्च में बैठे सभी मेहमानों की फट जाती है और वो वहाँ से निकल जाते हैं। उधर पैट्रिक और उसके साथियों को जब पता चलता है कि चर्च में आग लगी है तो वह अपनी पूरी टीम लेकर वहाँ पर पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पहुँचते ही पैट्रिक जब एमा को दुल्हन की ड्रेस में उसका इंतजार करते हुए देखता है तो वह खुश होकर कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे पास जरूर आओगी। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को चूसने लगते हैं और फिर पैट्रिक के फायर ट्रक के पीछे लटक कर वहाँ से चले जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। धन्यवाद।